एक बार चले आओ फिर आके चले जाना। सलीम जावेद, ओ माय गॉड, ओ भंगड़ा, ये ऐसा ऐसा बहुत कुछ हुआ है कि थोड़ा सा एक आध कोई बहुत सारे किस्से। मैंने कहा यार मैच जीत गए, हम जावेद मियां पे गाना बनाएं। अरे यार कैसे बनेगा गाना, कभी बना नहीं है, अजीब कोई मजाक हो जाएगा ये किस पे। अबे मैंने कहा बनेगा, इस पर गाना बनाते। गाना बनाया हमने, उसको गाना गाया। यार आपको याद है उमर भाई ने हमारे उस शो पे आए थे, आप उस पर क्या आपके साथ कहा? मुझे याद है, मुझे याद, आपको कहा था ये सदियों पुराना आर्टिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम फैसल काजी है। पॉडकास्ट आप देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी सपोर्ट मेरे साथ है इस अनफिल्टर्ड काजी में। और ये पता नहीं कैसा अनफिल्टर्ड है, कहाँ का अनफिल्टर्ड है, ये आपके कमेंट्स बताते हैं। और आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़े होते हैं तो थोड़ा बढ़ा लीजिए, इसको सब्सक्राइब भी किया कीजिए। मुझसे कहा नहीं जाता, एक्चुअली कभी कहा नहीं मैंने, लेकिन अब कहना पड़ रहा है क्योंकि लोग कहने से ज़्यादा करते हैं हमारे यहाँ। क्योंकि ज़ाहिर दिमाग इतना फंसा रहता है चीज़ों में। मैंने बिजली का बिल देखा, मैं तो महसूस हुआ कि ये बिजली का बिल आजकल मीटर के बजाय थर्मामीटर देख के भेज रहे हैं लोग, इतना बिल। खैर चले, अब तो गर्मी नहीं रही, अब तो सर्दियों में भी सुना है गर्मा गर्मी होने वाली है, लेकिन किस बात पे नहीं पता हमें। ये हमारा टॉपिक ही नहीं, छोड़ दें क्या फ़ायदा। तो बात इनोवेशन की करते हैं। इनोवेशन क्या है? ज़िंदगी में किसी भी मुकाम पे न रुकने वाला इंसान, ज़िंदगी में किसी एक जिद्दत पे न रुकने वाला इंसान, ज़िंदगी में एक कामयाबी पे कभी इन्हिसार न करने वाला इंसान, ज़िंदगी में हमेशा कामयाब रहने वाला इंसान, वो मेरे साथ आज मौजूद हैं इस पॉडकास्ट में। और मैं आपको बहुत सारी चीज़ें आज बताऊंगा, इसको आखिर तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपको एक बड़ा मज़े का इंटरव्यू लगेगा, क्योंकि मैं तो ऑफकोर्स जूनियर हूँ, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, अपने हर छोटे को देते हैं, कि इनसे बात करके कभी लगा ही नहीं कि ये मतलब हमसे बड़े हैं। ऑफकोर्स अदब एहतराम अपनी जगह है, लेकिन इनके साथ बड़ी दोस्ती रही है हमेशा से, और अल्लाह ताला इनको खुश रखे। इतना मेंटेन किया इन्होंने अपने आप को। कायदे आज़म के साथ पैदा हुए थे, 25 दिसंबर इनकी तारीख़ पैदाइश है। अब वो तारीख़ क्या है वो मैं नहीं बता सकता, समझा करें। कायदे आज़म के साथ जो पैदा हुआ हो, उसने अपने आप को कितना मेंटेन किया होगा। जिद्दत पसंद इंसान है और आपके हर दिल अजीज़ हैं। सलीम जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, किंग ऑफ बाबरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तुमने क्या किया? ये मैं करता रहता हूँ, सलीम में छोड़ दें। अच्छा इनके साथ पैदा हुआ 25 दिसंबर मेरी डेट ऑफ बर्थ मेरी यही है सर, 25 दिसंबर। शुक्र है तुम्हें सन नहीं बताया। सन पता है वैसे लोगों को अब तो। अब इतना तो मुझे मोहब्बत है ना आपसे, हाँ, कि मैं सन बताऊंगा तो फिर वो सन कहाँ रहेंगे। वो क्या अजीम लोग होंगे जो उनके साथ पैदा हुए हैं। अच्छा मैं बताऊं आपको, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में, मजाक पर तरफ, 25 दिसंबर को पैदा होने वालों को मैंने ज़वाल आते नहीं देखा। बड़ी बड़ी हस्तियाँ 25 दिसंबर को पैदा हुई, ऑफ कोर्स सर, इसमें कोई शक नहीं है। सलामत शुक्र है अल्लाह का कि किसी को भी ना दिखाए। ज़वाल आता है, हर चीज़ पर आता है। आप अच्छे होते हैं, हसीन होते हैं, यंग जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं आपके साथ। आपकी हुस्न का तसलसल का क्या वजह क्या है? हुस्न? हाँ मतलब जो भी है, थोड़ा बहुत क्या क्या वजह? किससे लिया है हमने? शुक्र है ये जो आपने उसे किससे किसी से उधार लिया है वो तसलसल चला आ रहा है माशाल्लाह। हाँ, चाहे वो बड़े बाल हों, चाहे वो ये, मतलब हर दौर में सलीम भाई हमने आपको सेट देखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह कह रहा हूँ, सेट देखा आपने, क्या वजह है? यार हम एक ऐसी बिज़नेस में, शोबिज़ जिसे हम कहते हैं, और उसमें चमकते दमकते रहना चाहिए, और उसके लिए थोड़ी सी मेहनत भी कर लेना चाहिए। कुछ नहीं, मैं कोई ऐसा ज़्यादा नहीं करता, मगर थोड़ा सा खाने में एहतियात, आप जॉगिंग करें, वॉक करें, सोने का टाइम वैसे तो मेरा बड़ा डिस्टर्ब है, मगर मैं उसको बैलेंस भी करता हूँ। नींद अच्छी निकालें, पानी पिएं, बहुत सारी चीज़ें यार। लाइफ स्टाइल यानी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें सोचें ना, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, आज तक आप पॉजिटिव हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ होती रहती हैं, थोड़ा दुखी भी हो जाता हूँ, मगर उसको अवॉइड करता हूँ कि उसको दिल में नहीं बसाता ना, जहन में सवार करता हूँ। अच्छा, दुख देने आपको जिन्होंने दुख दिए, मैंने उनको अक्सर दुख में देखा है। होता ही है। उनको आपसे ज़्यादा बुरा देख रहा हूँ मैं आजकल। हाँ, कुछ देखता हूँ कभी हाँ, कभी। देखें ये अल्लाह का निज़ाम है कि अगर आप किसी को तकलीफ़ दोगे ना, तो वो तकलीफ़ आप तक ज़रूर पहुँचेगी। बेशक बेशक। और किसी को आपने सुकून दिया
तो आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि अल्लाह पाक आपको कहाँ कितने सुकून दे चुके होंगे बेशक। और कितनी मुश्किलों से मुसीबतों से आपको बचा चुके होंगे। अच्छा, ये एक ज़माने में मैंने आपके घर में पेट्स देखे, काफ़ी परिंदे भी थे आपके टेरेस पे, एक आध वो डॉगी भी था आपके पास। हाँ, डॉग का शौक था। हाँ, मगर उर्दू में कहूँगा तो बुरा लगेगा, कुत्ता कह देते हैं, चलो कुत्ता ही है, कोई जानवर। वो एक मशहूर होता है ना, कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा। तो ये खून कौन पीता कुत्ते का यार? तो हाँ हाँ, पाकिस्तानी तो कुत्ते का गोश्त जानते हैं खाली, मतलब अल्लाह माफ़ करे, खाना नहीं चाहिए, लेकिन क्या शौक है कोई आपको खास? यार कुत्ते पाले थे मगर वफादार बहुत होते हैं। कुत्ते पाले थे मगर अब नहीं। जब से मुझे थोड़ा सा पता चला है कि यार नहीं पालना चाहिए, कि थोड़ा सा कुत्तों का ही कह रहे हैं ना आप कुत्तों के बारे में कह रहा हूँ। आप क्या समझे? नहीं, मैं एक्चुअली देख ही रहा हूँ कि स्नैपचैट पे लोग कुत्ते का फिल्टर लगा रहे हैं, फिर भी वफा नहीं आ रही। हाँ, कुत्तापन बहुत चल रहा है आजकल। ये देखें, ये वो बातें हैं जो तय नहीं है, ये तयशुदा बातें नहीं, ये अभी के अभी हो रही हैं, ये बिल्कुल। वो लफ्ज होते हैं ना, एक कुछ होते कुत्तागिरी कुत्तागिरी नहीं कर यार। वफादारी क्या नहीं मिली सभी भाई, वाकई नहीं, वफादारी मिली भी है, मिलती भी है, मगर देखें अगर 50 लोग आपके साथ वफा करते हैं, अगर 5 लोगों ने अगर आपसे धोखा किया ना, वो उनको मिटा देते हैं। 50 लोगों को ना वो 5 याद रहते हैं जी, क्योंकि वो तकलीफ जो है ना, तकलीफ आपको याद रहती है जी। और उनकी तकलीफ जिन्हें आपने फ़ायदा पहुंचाया होता है ना, जिनके साथ आपने बहुत वफादारी की होती है। तो मैं जब कुत्तों को, अभी आप जब मुझसे कह रहे थे यार, आपने अभी जब हम कैमरे के पीछे थे, आपने कहा यार कुत्ते, मैंने कहा अब नहीं पालता, मैं नहीं रखे, मेरे पास सालों हो गए, तो खैर नहीं है। आप कह रहे थे कि कुत्तों में क्या क्या जुमला कुछ कहा था, क्या देखा? मैं क्या? स्नैपचैट पर लोग कुत्ते का फिल्टर लगा रहे हैं, फिर भी उनमें वफा नहीं आ रही। हाँ, तो आपने उनसे कहा था कि कुत्ते में आपने क्या चीज़ देखी है? हाँ, कुत्ते में आपको पसंद क्या है? कुत्ते में उसकी वफादारी। आप ये देखें, उसको खिलाएं पिलाएं, वो आपको दुनिया को काट लेगा, आपको नहीं काटेगा। अब दौर ऐसा चल गया कि आप कुछ किसी को भी कितना भी खिला दें, वो आपको ज़रूर काटेगा। वो कुत्तापना करता है, और कुत्तापन तो हिट है इसका। कितना ही खिला दे किसी को, कितना? आप कुछ कर लें, वफा नहीं मिलती है आजकल। बिल्कुल सही बात। मगर इसका ये मकसद नहीं है कि अगर किसी ने आपके साथ वफा नहीं की तो आप भी ऐसा ही करें। सही, आप ठीक रहें, आप वफा करें, अपना अजर अल्लाह पे छोड़ें और इसका अजर अल्लाह ही देते हैं। 1985 में आप कराची आए, हैदराबाद से। हैदराबाद ने, इसमें कोई शक नहीं, बड़ा बड़ा नाम दिया है पाकिस्तान को। मैं अक्सर ये समझता हूँ, बल्कि ये तो मानी हुई बात है लोगों की, कि लियाकताबाद कराची में, वहाँ से भी और हैदराबाद से, ये 2 जगह ऐसी हैं, हैदराबाद शहर और लियाकताबाद कराची की जो इलाका है, बड़े बड़े नाम खेल में, आर्ट में, कोरियोग्राफी में, डायरेक्शन में, राइटर्स में बड़े बड़े नाम, लियाकताबाद और हैदराबाद। हाँ, बहुत हैदराबाद में रेडियो पाकिस्तान जो होता था, यस यस। तो वहाँ से, तो हैदराबाद से आप कराची आए और फिर आपने पहला एल्बम किया लैला ओ लैला। हाँ, लैला लिसन टू माय वॉइस। फिर उसके बाद आपका जो एल्बम आया वो आया शीदी जाम्बो आ गया। फिर उसके बाद आपने जावेद मियां था, मतलब यह के बाद दीगरे आपके हिट आते गए। एक सवाल है ऐसी जहन में आ रहा है कि आपके शुरू के जो एल्बम्स थे उसमें बलोची टच क्यों इतना ज़्यादा आया? बलूचिस्तान ऑफ कोर्स हमारा सूबा है और वो भी कल्चर है, लेकिन वो वही टच आपको ज़्यादा पसंद है? मैं फैसल जब स्टेज पे जब गाता था, एल्बम से पहले मैंने स्टेज से शुरू किया था, तो मैं ज़्यादातर पंजाबी फोक गाता था, यानी जुगनी जी। और दूसरे पंजाबी गाने गाता था। हमारे सारे लोग पंजाबी गाने गाते थे, मज़ेदार म्यूज़िक है पंजाबी म्यूज़िक, पंजाबी गानों का एक अलग ही मज़ा है उसका। तो जब मेरी पहली एल्बम होने लगी तो मैंने उसमें 1-2 पंजाबी भी गाने गाए थे, पंजाबी स्टाइल के उर्दू गाने, यानी शायरी उर्दू में थी, थोड़ा सा पंजाबी टच था, बीट सारा म्यूज़िक पंजाबी था। मेरे जहन में आ रहा है यार कुछ नई चीज़ होना चाहिए तो जाके एल्बम लोग सुनेंगे। तो दिल में आया यार क्या किया जाए ऐसा नया। फिर मैंने सोचा कि यार बलोची म्यूज़िक, क्योंकि मुझे फैज़ मोहम्मद बलोच साहब बहुत पसंद थे। वाह, उनकी म्यूज़िक, उनका वो एक ब्यूटी, क्या बात है ब्यूटी। तो उनके जब गाने मैंने सुनता था तो मैंने कहा यार लैला ओ लैला एक गाना है बलोची, है ना, लैला ओ लैला ब्यातरा बरा सहला। तो मैंने कहा यार लैला ओ लैला ब्यातरा बरा, मैंने कहा अगर हम इसको उर्दू में लिखवाएं और म्यूज़िक चेंज करें, लड़कियों का कोरस हो और डिफरेंट बीट हो, मॉडर्न टच हो, मैंने कहा ये क्लिक कर सकता है। मैंने अपनी कंपनी के उससे बात की, ईगल ने जब उन्होंने एल्बम लॉन्च की थी, उसने कहा यार आइडिया तो अच्छा है, मगर यार हमारे यहाँ तो ये पंजाबी म्यूज़िक, कभी ऐसा म्यूज़िक किया नहीं किसी ने, बलूची।
मैंने कहा इसलिए करो, 13-12 गाने हैं ना एल्बम के अंदर, कैसेट्स में 12 या 13 गाने होते थे। मैंने कहा एक गाना ये डालो, पता नहीं मुझे क्यों कह रहा कि इस तरह का म्यूज़िक हिट होगा। और बलूचिस्तान हमारा इतना अच्छा सूबा, बलूच इतने अच्छी मोहब्बत वाले लोग, मैंने कहा ये गाना हम उनकी म्यूज़िक करते हैं। जब वो म्यूज़िक की, वो इतना हिट हुआ, एल्बम का सबसे हिट गाना ही वो था। जी हाँ। फिर उसके बाद ये ट्रेंड शुरू हो गया, बलूची गाने आप देखिए कितने बना। अभी अली ज़फ़र ने वही गाना, हाँ वही रिमिक्स, मैंने 2-3 दफ़ा उसको रिमिक्स कर चुका हूँ मैं भी। अली ज़फ़र ने भी अभी कुछ अरसा पहले उसको, लेकिन ये ट्रेंड आप 80s में सेट कर चुके हैं ना। बिल्कुल ये ट्रेंड आप सेट कर चुके हैं। प्लस ये कि बात ये थी कि आपको बलोची टच और या बलोची म्यूजिक में ज़्यादा आपको पसंद आया। उसकी बीट बहुत अच्छी है, जो लेवा हम बीट को कहते हैं, वो बहुत ही रिदम। शादियों में हमारे ख़ानदान की इन्हीं के गाने बजते थे, और मैं तो कभी सोचा नहीं था इस गाने पे मैं डांस कर रहा हूँ और मैं इस आदमी का इंटरव्यू करूँगा या मैं इनके साथ काम करूँगा। कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था, इतना बड़ा नाम है। आज मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो कॉर्डलेस माइक होते हैं, ये तो खैर वायर लगा हुआ है इसमें, लेकिन जो कॉर्डलेस माइक होते हैं, सलीम जावेद साहब पाकिस्तान में, क्या सन था वो, 90s था, 87 में कॉर्डलेस माइक आप लेके आए। कॉर्डलेस माइक पाकिस्तान में लाए थे, और मैं 87 नहीं, मैंने इनके साथ मेरे ख्याल से 91-92 में हमारा इनके जान पहचान सलाम दो मेरी हुई, मेरा इनसे तारुफ हुआ। तो मैंने इनको कॉर्डलेस माइक पे, और ये माइक अपना साथ लाते थे। यस, मैं सही कह रहा हूँ? यस, वो किसी साउंड वाले के पास होता नहीं था। हाँ, डिवाइस होती थी, डिवाइस पहले लगती थी, पता लग जाता था कि सलीम भाई आ गए। और फिर ये तो हम ये कहते थे यार हमें भी तो दिया करो ये माइक, हमें तो तार वाला माइक दे देते। तो ये पाकिस्तान में लेके आए थे कॉर्डलेस माइक। फिर ये एक नई इनोवेशन लेके आए, इन्होंने वो लेज़र लाइट्स लगानी शुरू की, लेकिन वो क्योंकि बहुत महंगा था तो वो हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाया। लेकिन वो कॉर्डलेस माइक आज पाकिस्तान भर में जा रहा है, एक नॉर्मल चीज़ हो गई है। लेकिन उस वक्त वो लेके आप पब्लिक में भी उतर जाते थे, गाते गाते पब्लिक में चले जाते थे। कभी कभी मैंने देखा कि पब्लिक के साथ घर भी चले जाते। तो कोई पसंद आ गया, चलो चाय पी के आते हैं। ये सलीम भाई की ऐसा हुआ है, ये मैं तुम्हें बताऊँ, किसी के साथ नहीं गया, चले गए नहीं, किसी को लेके नहीं गया साथ। अच्छा। ये हरकत तो मैं नहीं करता था, ये बहुत ऐसे दूसरे हमने छोड़े हुए। अच्छा। ये काम हमने कुछ और लोगों को दिया हुआ है। अच्छा, लोगों के साथ घर चले जाते हैं, पब्लिक में गए फिर। हाँ, जैसे अब मेरी परफॉर्मेंस ख़त्म हो रही है, गा रहा हूँ, गाते गाते ये जुगनी पे जब एंड करना है मैंने, तो सबको पता था, म्यूजिशियंस को पता होता था कि मैंने उतरना है। अच्छा, पब्लिक जी तो करते करते वो सारे जमा हो जाते थे ना, हमें दूसरे कॉन्सर्ट में पहुंचना होता था। हाँ। तो क्योंकि वो तस्वीरें बनना, ये बनना, तो मैं क्या करता था, टेक्निक थी, ऑडिटोरियम में शोर है, उतरे, गाते गाते उनके बीच में से ही शोर मचाते मचाते एंड करके पीछे चले गए। तो लोग कह रहे हैं कि अभी आएगा वापस, वो कह रहे हैं भाई वो दूसरे फंक्शन में गा रहे हैं। बता ही रहा हूँ उसके, ये इनोवेशन इन्होंने की है सलीम भाई ने। कॉर्डलेस माइक का कोई वाकया बताएंगे, किस तरह से लाए थे आप? मुझे मेरा कहा एक्चुअल मैं जाता था, मेरी ख्वाहिश थी कि यार हम लोग सारे जितने भी पॉप सिंगर थे या आर्टिस्ट थे, वो स्टेज पे रहते थे, लोगों से फासला रखते थे। वो कुछ सिक्योरिटी की वजह से या पब्लिक में जाना आपने शुरू किया। हाँ, तो वो जाते ही नहीं थे। तो मैंने कहा यार कितना अच्छा फील करेंगे ये लोग कि अगर कोई शख्स गाते गाते इनके दरमियान में चला जाए और बीच में गाए, तो लोग ये बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो मैं क्या करता था, वो कॉर्डलेस नहीं था 85 के अंदर मेरे पास, और क्योंकि उस ज़माने में बहुत महंगा था, क्योंकि इसलिए नहीं था लोगों के पास, तो मैं वायर लंबी करके उसको कनेक्ट करके, तो पब्लिक में जहाँ तक जा सकती थी वायर, वहाँ तक चला जाता था मैं। तो मुझे लगता था कि यार, मुझे लोग कहते थे कि हमारे पास भी आए हैं। तो मैंने कहा यार एक कॉर्डलेस माइक अगर हो तो आप जाए। मैंने पैसे जमा किए क्योंकि इतना महंगा था माइक। फिर दुबई से वो माइक ख़रीदा, फिर गाते गाते, या मैं कभी कभी ये भी करता था ऑडियंस से गाते हुए, जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो लोग स्टेज की तरफ देखते थे, तो मैं पब्लिक से गाते हुए आता। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वो गाना जब मेरा था, मैं पब्लिक से गाते हुए और स्टेज पे आता था। लोगों को ये हैरानी अच्छी, ये नहीं, बड़ी अच्छी वाली हैरानी। भाई अब वो लोग भी नहीं रहे, वो इवेंट नहीं रहे, अच्छा वो सुनने वाले भी नहीं रहे, ऐसा लगता है आपको? डिस्पोजेबल टाइप का गेम हो गया सारा, है ना? हाँ, कि लिया सीडी भूल गए। पहले कॉन्सर्ट हम करते थे तो वो लोगों के जहनों में सालों नहीं निकलता था, यार क्या था वो सीन, क्या जुमला कहता था, उस जुमले तक के आर्टिस्ट याद रखते थे। यार उसके साथ उसने मोइन अख्तर साहब ने उनके साथ क्या किया था, सलीम जावेद के साथ, उमर भाई ने उसके साथ क्या किया था चश्मे के ऊपर, यानी सालों वो याद रखते थे। आपको हैरान कौन बात बताऊं, मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, अगर कहीं मेरे पे कोई जुगत लगाई होगी उमर शरीफ ने,
उमर भाई ने, अल्लाह उनकी उमर बख्शिश करे, शरीफ वो मरहूम। आज, वो अगर 25 साल पहले का किस्सा मुझे आज सुनाते हैं, हाँ, यार आपको याद है उमर भाई ने हमारे उस शो पे आए थे, आप उस पर क्या आपके साथ कहा? मुझे याद है, मुझे आपको कहा था ये सदियों पुराना आर्टिस्ट है। नहीं, मुझे अभी अपने शो के अंदर जब मैंने ग्लासेस लगाए हुए थे, वो द उमर शरीफ शो क्या था जी, तभी, शरीफ शो। शरीफ शो, तो मुझे वो वेलकम करते थे जाके, जैसे किसी आर्टिस्ट को बुलाते थे, तो कुछ आगे आ गए मुझे ज़्यादा वेलकम करने के लिए। मैंने कहा अच्छा भाई ये ज़्यादा प्रोटोकॉल, तो मुझे पकड़ के हाथ से लेके आए, अच्छा वो उमर शरीफ हैं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या सोचा हुआ है जी। अब मुझे ऐसे ये आराम से इधर 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 पैर रखिए करते हुए, और मुझे जब लेके आए तो कहने खफ्तन रज़ात सरीन जावेद को, सरीन भाई को मैं वहाँ से पकड़ के लाया हूँ क्योंकि कल ही इनका गुजरा वालों में आँखों का ऑपरेशन हुआ है। यार चश्मा लगाया हुआ है। चश्मा लगाया हुआ था। अच्छा, ये रात के ग्लासेस हैं, ये उस ज़माने से लगाते हैं जब लोग दिन में भी नहीं लगाते थे, ये रात में। सलीम भाई का अंदाज, इन्होंने, मैं आपको एक बात बताऊं, बेशक मोइन अख्तर साहब ने मुझे ड्रेसिंग का सलीका दिया, मेरे वालिद ने भी दिया, बहुत सारे सीनियर्स ने, लेकिन इनके साथ मैं 91-92 मुझे मिला, मैं इनसे सबसे पहले मिला था। इनके पास बेज कलर की सुजुकी एफएक्स थी और काले शीशे थे उसकी। उस वक्त इन्होंने बताया था कि ब्लैक पैंट के साथ कौन सी शर्ट पहनोगे। उस वक्त उन्होंने बताया था कि सर्दियों में पूरा कॉम्बिनेशन पहन सकते हो और गर्मियों में पूरा सूट पहनोगे। ये तमीज़ उन्होंने सिखाया। ऑफ कोर्स ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पे स्टेज का वार्डरोब आपका अलग होता है, यानी आपके कपड़े अलग होना चाहिए। ऐसा ना फील करें, आप आर्टिस्ट हैं ना, तो आप वही कपड़े अगर ऑडियंस नहीं पहने हैं वही आपने पहने तो थोड़ा सा डिफरेंट हो, आपके अलग होना चाहिए ताकि अलग नज़र आएँ आप। अच्छा, पहले ये लोगों को शऊर नहीं होता था, अब तो खैर डिजिटल दौर है, डिजिटल मीडिया आ गया है, तो लोगों को सब कुछ पता चल गया है अब ना। गांव के भी बंदे को भी पता कि क्या करना है। पार्टी के कपड़े अलग होते हैं, आप लोग, मैंने देखा है कि पिकनिक पे भी पार्टी वाले कपड़े पहन के चले जाते हैं। सर्दी और गर्मियों के कलर्स भी अलग होते हैं, कलर्स अलग होते हैं और उनका अपना मज़ा भी होता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें सीखी हमने, जाहिर सी कुछ लोगों ने सिखाई भी, हमें भी सिखाई है। हाँ। हम भी लोगों को बताते हैं, यानी इसमें कोई बुराई नहीं है, किसी की नहीं, तजलील नहीं कर रहे। अगर, लेकिन असल में सलीम भाई आजकल लोग सिखाने को ना, मतलब समझते हैं कि यार ये इसको सिखाऊं मैं, ये कोई, मैं ये फलाना, मैं इसको सिखाऊंगा। कुछ लोगों में होता है एक ज़र्फ, मतलब वो अपनी चीज़ लोगों में ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छी बात सदका जारी है ना। क्या बात है, बस तो ये बात, ये चलता रहे, ये बात है सारे बस। अच्छा, क्या फ़र्क लगता है आज के, मैं फिर उसी बात पे आना चाहूँगा, जो इवेंट हम आज करते हैं, आज से हम 30 साल पहले चले जाएं, वो खानों वाला, चौकोर खानों वाला शामियाना और पीले रंग की कुर्सियाँ, उसमें भी पाकिस्तान के नामवर लोग परफॉर्म करते थे। यस। उस वक्त कोई लाइट नहीं होती थी, कोई स्पॉटलाइट नहीं थी। उस वक्त भी आपको वही रिकग्निशन मिलता था। यस। उस वक्त भी लोग आपके साथ नाचते थे और आज भी पब्लिक आपके साथ पागल हो जाती है। ऑफ कोर्स, मतलब मैं अनाउंस करके मैं बोल नहीं पाता, इनका नाम अनाउंस करने के बाद मैं बोल नहीं पाता, इतना शोर होता है। क्या फ़र्क लगता है? नहीं, अब थोड़ा सा बेहतर हो गया है क्योंकि चीज़ें बेहतर हो आपके गया? पास, हाँ बेहतर इसलिए इस सेंस में हो गया है कि जब हम, वो जो साउंड थे ना, वो हमारे पास साउंड सिस्टम था ही नहीं वो ऐसा। जी। अब तो ऐसे ऐसे साउंड सिस्टम आ गए हैं, लाइट्स आ गई हैं, स्टेज आ गए हैं, पीछे असेंबली लगती है आपकी। इसके बगैर जो रिकग्निशन आपको मिलता था सलीम भाई, देखें वो एक अलग मज़ा था। पहले लोग, वो मैं पूछ रहा हूँ जी, पहले लोग गाना सुनते थे, अब गाना देखते हैं, ये फ़र्क है बस। और कुछ लोग गाना सुनते भी हैं, देखते भी हैं। अगर दोनों चीज़ मिल जाए, हमारा गाना सुना भी जाता है और देखा भी जाता है। सबसे ज़्यादा तकलीफ अर्ली दौर में, अर्ली दिनों में कोई ऐसी तकलीफ जो बहुत हुई हो, किसी बात पर तकलीफ हुई हो जो आप समझते हैं कि यार इसमें मेरे दिल से निकल गई तो मुझे अल्लाह ने ये दिया, कोई क्या तकलीफ थी वो? यार बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप कोई एक ज़रूर बताइए। स्ट्रगल करते हैं, तो आप ऐसे बेशुमार चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत ही अजीब समझते हैं कि यार तुम, आपको यानी वो, मैं बहुत सारी चीज़ें मैं बताना आपके एक्सेंट का मजाक उड़ता था, मुझे पता है। अभी यार ये पंजाबी गा रहा है, इसको पंजाबी तो आती नहीं है, और भाई पंजाबी गा रहा है तो मैं गा रहा हूँ ना। अच्छा, होता ये था कि जो मैं, उसको पता है ये इसमें एंजॉय कर रहे हैं लोग, एक ढोल शोर ये पूरा उड़ा के रख दिया शो ना। तो जो आपके साथ के लोग हैं, अब वो उनके पास ना ये चीज़ें हैं, ना ये वो है, ना वो पंजाबी गाते हैं, ना उनकी वो वोकल है, ना वो उनका स्टाइल है, तो वो कहीं तो आपको
चुबाएंगे ना, जी जी। तो वो ये करते थे वो। सलीम भाई के अगर एक शहर से दूसरे शहर, एक शहर छोड़ना जहाँ आप पैदा हुए हैं, जहाँ आपकी परवरिश हुई है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊं, मैं शुरू से लेके, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, बहुत सारे लोगों के जहन में ये कि मैं म्यूज़िक की वजह से कराची आया था। मैं बहुत अरसा पहले बचपन में कराची रहा हूँ, यहाँ पे कोई 6-7 साल मैं कराची रहा हूँ, सही। फिर वापस चला गया। तो मुझे म्यूज़िक करनी थी, तो कराची के अंदर मैं कर नहीं पा रहा था कहीं। तो मेरे कुछ हैदराबाद में दोस्त थे, तो मुझे पता था कि मैं वहाँ कर लूँगा, वो म्यूज़िक करते थे। तो मैं हैदराबाद चला गया, फिर मैंने थोड़ा बहुत सीखा वहाँ पे जाके, फिर म्यूज़िक वहाँ से स्टार्ट हुई। फिर मैंने 2 साल हैदराबाद में लगाने के बाद जब थोड़ा सा मैच्योर हो गया कि हाँ जी अब कराची के स्टेज पे गा सकता हूँ, तो फिर मैं फिर कराची आया। मुश्किलात हुई होंगी ना फिर भी? बहुत मुश्किलात तो आपके लिए, मुश्किलात में से एक मुश्किलात को बताए जिससे दुख हुआ हो। यार एक मुश्किलात तो मैं नहीं कहूँगा, मुश्किलात आती रही, मगर जो एक सबसे अच्छी चीज़ थी, सबसे अच्छी चीज़ थी, कभी कभी नसीब होते हैं ना आपके लिए, अल्लाह रास्ते बनाते हैं। मेरा कराची का पहला शो, ज़हीन तायरा बाजी हमारी जो बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, तो है नहीं दुनिया में, बहुत अच्छी आर्टिस्ट, बहुत अच्छी इंसान, उनके घर पे कोई शो था। तो एक हमारे कोरियोग्राफर हैं, कैनल डांसर भी थे, अमजद राना, मुझसे कहने लगे, कराची 2 दिन हुए थे, 3 दिन मुझे आए हुए, उससे कहने आज मैं आप मेरे साथ चलो एक जगह, तो मैं आपको लेके जाता हूँ, वहाँ पे एक शो है, मोइन भाई आ रहे हैं, बैरो सवारी, ये वो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, पूरी कराची के सुपरस्टार वहाँ पे होंगे, और सबसे आपकी मुलाकात भी हो जाएगी, सारे ऑर्गेनाइज़र भी हैं बड़े बड़े। तो शौकत रिजवी साहब भी आ रहे हैं, आप और मोइन अख्तर साहब उसको होस्ट कर रहे हैं। अगर आपको मौका मिल गया ना एक गाना गाने का, और आप इतना अच्छा गाते हो यार, आप मैं चाहता हूँ कि चलो शो में। मैंने कहा यार वो कहाँ गवाएंगे मुझे, मेरे को जानते ही नहीं। कह रहा चलो तो सही। वो मुझे ज़बरदस्ती उस शो पे लेके गया, फिर मोइन भाई से इंट्रोडक्शन मेरा कराया। मोइन भाई कहने लगे ठीक है, जितने भी ये माइकल जैक्सन हैदराबाद के हैं, जितना भी अच्छा गाते हो, मैंने इनको सुना नहीं। आप जानते हो ना मोइन भाई के साथ आप बहुत रहे। कह रहे मैंने इनको सुना नहीं है, तो मैं इनको रिस्क नहीं ले सकता, इनको स्टेज पे नहीं बुलाऊंगा। यही अल्फाज मेरे लिए भी तो के, हाँ वो मैं शौकत इसको जानता नहीं यार, कुछ जाके उल्टा सीधा बोल देगा। तो उसने, अमजद ने कहा कि मोइन भाई अगर एक दफ़ा सुन लेंगे ना, आप यकीनन को एंजॉय करेंगे, बहुत हैदराबाद में बहुत हिट है, ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। फिर तो कहने लगे, मुझसे कहने लगे, भाई तुम शक्ल से तो मुझे किसी अमीर घराने के बच्चे लग रहे हो, और तुम किस काम में पढ़ रहे हो, ये जो करते थे जो सबके साथ। मैंने कहा नहीं, मैं एक बहुत इंतहाई गरीब बच्चा हूँ, तो शक्ल से थोड़ा सा लगता हूँ, मगर ठीक है आप सुन लेंगे कभी तो गाएंगे, कोई मसला नहीं। मैं ज़हीन बाजी आई, कहने मोइन स्टार्ट करो, लोग बैठे हैं बोर हो रहे हैं, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा। मोइन भाई ने मेरे अंदर आए, अच्छा दिमागी तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उसने कहा यार कुछ तो खेल लगाना, जैसे भी कर आके टाइम तो पास करो। मुझसे वो उनका स्टाइल था, जाएगा। मैं यूँ हो गया, मैंने कहा जी सर। कह रहे हैं तैयार हो जा, तुझे बुला रहा हूँ, और एक चीज़ सुन, जो इनका स्टाइल था। वो प्यार था उनका ये। और एक चीज़ सुन, अगर तूने बुरा गाया अमजद, तू तो पिटेगा, इसको तो मैं बहुत मारूंगा, बल्कि उसके साथ ले जाऊंगा, घर पे भी जाके मारूंगा। अगर मेरा शो है, मैं शो पे पहली दफ़ा रिस्क ले रहा हूँ, मजबूरी है, और मैंने इसको सुना नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये क्या होगा। फिर बुलाया आप? तुम कह रहा तो मैं बुला रहा हूँ। अच्छा, इतना प्रेशर डाल दिया, जो अच्छा गाता हो वो ठंडा पड़ गया। हाँ, कि यार अगर कहीं भंडा हो गया। ये भी उनकी मसलियत होती। अच्छा, हिट में बहुत हुआ, लोगों ने एंजॉय किया, जो मेरा था स्टाइल वही मैंने। उस वक्त पंजाबी वगैरह शुरू नहीं किया था? नहीं, पंजाबी शुरू में उड़ा दिया ना। पंजाबी उस दिन नहीं गाया था मैंने, जुगनी गाता था, मगर उस दिन नहीं गाया। अच्छा। तो जब क्योंकि 2 गाने थे, तो वो मैंने करके नहीं, हाँ मैंने पहला वो गाया था, देखा ना था, दूसरा जुगनी गाया था, यस। और जब मैंने गाना गाया, उन लोगों ने डांस वांस, ये वो एक अजीब कैफियत हो गई ना कॉन्सर्ट की, उठ गया पहले ही। अब मोइन भाई की एंट्री हुई, 2 गाने गाने की इजाज़त थी, और आके मुझे देखने लगा गौर से ना। मैं समझा कि शायद बहुत भंडा हो गया, इनको पसंद नहीं आया। कह रहे ये क्या किया तूने, ये क्या किया तुमने? मैंने कहा क्या होगा? मैंने कहा यार बॉस से बहुत नहीं बुलाएंगे हम लोग। मैंने कहा इनको मज़ा नहीं आया। कहने का तुम्हें मैंने कहा था ना अच्छा गाना है, मैंने सब कोशिश की थी,
अबे कोशिश नहीं, तुमने अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा गाना गाया, ये गले वले ये वो। कहता मगर तुम मुझसे अच्छा नहीं गा सकता। तो मैंने कहा नहीं सर, आपसे अच्छा कौन गाएगा, हालांकि मैंने कभी भी नहीं सुना था उनको गाते हुए। कह रहा ये गाना तुझे आता है? मैंने कहा थोड़ा बहुत। उन्होंने वो आर.डी. साहब का महबूबा महबूबा, अच्छा हाँ तो अच्छा वो आर.डी. बर्मन बन गए, महबूबा वो इस तरह करके वो जवाब। कह रहा तू गा और देखता हूँ तुझ में कितना दम है। भाई माइक दो इसको एक। मैंने कहा यही माइक नहीं, ये वाला अच्छा माइक है, तू इस पर गा रहा था अच्छा है, ये मुझे दे। वो ये सारी चीज़ें जो उनकी, मैंने कहा ये ले लें। वो लिया दूसरा माइक, अब गाने लगे, नाच रहे हैं खूब, स्टेज पे इंजॉय कर रहे हैं, पब्लिक भी इंजॉय कर रही है। और गाना वो सुपर डुपर हिट हो गया, और बड़ी तारीफ़ें ये वो। और मुझसे कहने लगे ख़वातीन हज़रात ये इतना अच्छा आर्टिस्ट है, अमजद तेरा बहुत शुक्रिया, तूने बहुत अच्छा आर्टिस्ट मुझे दिया। क्या बात, आज के बाद तुम मेरे हर शो पर हो और मेरा शो ओपन तुम करोगे। यानी ये आपके नसीब होते हैं कि आपको एक ऐसी जगह मिल गई, बहाना बनता है। हाँ। तो बस वो उनके साथ दूसरे दिन से मैं शुरू हो गया, हर शो में था, उनको ओपन करता था उनका शो में। अच्छा, अब मैं आपसे एक दो सवाल और करूंगा, बहुत ज़रूरी। सबसे पहले तो ये बताएं कि वो जावेद मियाँदाद का एक तो छक्का लग गया, ऊपर से फिर जो आपने गाया तो आपका छक्का लग गया। हाँ छक्के लग गया, लेकिन लोगों और हर जगह छक्के ही छक्के। ये मैं कहने वाला था कि आपको ये नहीं पता कि जावेद मियाँदाद को इस एक छक्के से पड़ोसी मुल्क में कितने छक्के मर गए थे, ये आपको नहीं पता। आपको ये कैसे जहन में आया था? देखें, इससे पहले क्रिकेट पे कोई गाना गाता नहीं था, क्रिकेटर तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे, और फिर वर्ल्ड कप पे, और फिर आज तो PSL पे गाने बनते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं। ये रीत आपने, ये भी आपने डाली। एक्चुअली कैसे जहन में आया था? मुझे ना शुरू से कुछ नित नई चीज़ करने का शौक़ था। मुझे ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि ये नई हिट होगी, यही होगा ना खराब। अगर हिट हो गई तो ये आपके नाम से होगी, आपका क्रेडिट इसका आपका जाएगा। अच्छा, हम क्रिकेट के इतने शौकीन लवर, क्रिकेट लवर जो हैं, जावेद मियाँदाद को वैसे ही पसंद करता था। तो वो छक्का, और इंडिया के खिलाफ छक्का मार देना, और टेंस सिचुएशन है, तो वो वही टाइम था जब हम उनसे जीतते थे। अब तो आपको पता है ना, हाँ, जंग में जीत जाते हैं। तो बेशक वही जीतना भी है। हाँ वही जीतना है, खेल कूद है, छोड़ो क्या या फरीद खान इस छोड़ो। अच्छा, वो गाना कैसे हुआ? तो मैंने आके कहा, मैंने कहा यार बात सुनो, देखो कभी कभी कैसी चीज़ होती है। मैंने कहा यार मैच जीत गए, हम जावेद मियाँदाद पे गाना बनाएं। तो वो सोनिक वाले बाबा थे जो पोलानी, यूनुस पोलानी, कह रहे यार कैसे बनेगा गाना, कभी बना नहीं है, अजीब कोई मजाक हो जाएगा ये किस पे। मैंने कहा बनेगा, इस पर गाना बनाते। गाना बनाया हमने, उसको गाना गाया, और मैंने कहा यार इस तरह से होगा। कह रहा बना कोई लाइन आएगी, तो अचानक लाइनें भी आ गई दो। अब क्रिकेट की दुनिया में सबसे आगे है वो कौन? जावेद मियाँदाद सबसे आगे हो गया था। हाँ, कह रहा यार ये वो गाना था अली बाबा। अली बाबा था वो, सारे वो ट्रेंड था तो उस टाइम चल रहा था। तो वो उसने कहा यार ये तो अच्छा है। बाकी का मैंने कहा बाकी का, मैं वहाँ से मोहम्मद नासिर साहब को हमने फ़ोन किया, शायर को। मैंने कहा यार ये और गाना चाहिए, एक एल्बम लॉन्च होने वाली है, आखिरी गाना बचा है, हम ये करेंगे। 12 गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं या 11। उन्होंने दूसरे दिन हमें रात में बैठ के गाना लिखा पूरा, मुझे गाना फ़ोन पे लिखवाया उन्होंने, कह रहे लिख लो। स्टूडियो में लिख के उसी टाइम याद किया उसको, और उसी टाइम गाया, मिक्स किया, जावेद भाई को रात को सुनाया। जावेद भाई खुश हुए, दूसरे दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, और उसके बाद उसके 2 दिन बाद हमने लॉन्च कर दिया एल्बम। और वो गाना सुपर डुपर हिट हो गया। उसके बाद से अब देख लें कि क्रिकेट के ऊपर कितने गाने बने लगे। तो कोई भी तो ट्रेंड बन गया ना। हाँ। लेकिन ट्रेंड आपने सेट किया। ये मैं अपने इंटरव्यू में बता रहा हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपको पता, सबको पता है, लेकिन क्या क्या मैंने चीज़ें की हैं, मतलब सामने वाला नहीं बोलता। मैं आपका बहुत जूनियर, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जो समझ है, जो मैंने देखा या जो सुना या जो आपके बारे में रिसर्च मेरी है, मैंने मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ मिस किया हो। मैंने सब बता दिया, सब कि आप क्या क्या कर चुके हैं। हाँ, और बहुत सारी चीज़ें अभी भी कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, आप MTV आता था कभी, वी चैनल MTV हाँ, मैंने वी चैनल, तो मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। वी चैनल पे गाना, वहाँ पे जुगनी आपकी चली, फर्स्ट टाइम पाकिस्तानी पहला गाना वही था। कोई बहुत HD क्वालिटी नहीं थी, वो एक नॉर्मल क्वालिटी थी, और वो इतना चली वी चैनल पे, चैनल वी पे इतना चली इनकी जुगनी कि वो उसमें एक जगह उन्होंने कही थी आइए, वो तक इंडिया ने कॉपी किया। अभी दोबारा फिर इसको रीड्यू किया उन्होंने, वो मिका सिंह ने उसको, ये खबर छपा दो, टिकटॉक भी बनते हैं उसके ऊपर।
सलीम जावेद एक बड़ा नाम है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के बड़े नामों में से एक नाम है और ये वो आर्टिस्ट हैं ख़वातीन हज़रात। मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ इनके लिए बोलने में, लेकिन ये मेरा फ़र्ज़ है। ये इस सीट की डिमांड है, जो पूरी ना हुई तो इसके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। ये वो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने हमेशा हर दौर में अपनी ज़ात में भी जिद्दत की है, अपनी शख्सियत में भी जिद्दत लाए हैं हमेशा, और आज भी एक नई जिद्दत के साथ बैठे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्त इंसान है, लेकिन ये पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला आर्टिस्ट है। ये वो सच्चे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अपने ही कल्चर को, बेशक अंग्रेज़ी गानों पे धुनें बनती हैं, साल से बरस से बनती आ रही हैं, हमेशा बनती रहेंगी, लेकिन इन्होंने जो शुरू में इन्होंने बताया बल्लोची म्यूज़िक पे इन्होंने काम किया, पंजाबी फोक पे इन्होंने काम किया, इवन सिंधी भी। सिंधी पूरी एल्बम गाई है मैंने सिंधी। ये पाकिस्तान के कल्चर को लेके चले। सलीम जावेद की शख्सियत में पूरा पाकिस्तान दिखता है जब ये परफॉर्म कर रहे होते हैं। और चिमटा लाए आप ढोल लाए कॉर्डलेस माइक के साथ साथ, और आपके ढोल वाले का नाम तो घोड़ों को भी याद हो गया अनवर। वो घोड़ों को नचाते थे शायद पहले। नहीं घोड़ों को नहीं, घोड़ों बजाते नहीं, वो ऐसे ही मेले में से लाए थे ना। नहीं मेले नहीं, वो ऐसे ही शादियों वादियों के अंदर जो मेहंदी के शोज़ में ऐसे ही बजाते थे, तो उनको ढूंढा गया, क्योंकि अब तो ढोल वाले बहुत आ गए ना, उस ज़माने में नहीं था। और सोचा हुआ था कि अब किसी को ये, क्योंकि एक वो था सीक्रेट था, थोड़ा सा बताना नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमने रेल से लेकर आई, तैयार कराया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक के साथ, म्यूज़िक के ड्रम के साथ, गिटारों के साथ किसी ढोल का मिक्स, क्योंकि वो था ही नहीं, तो उसने बड़ी मुश्किलों से उसको सेट किया। ये 1990 था जब ये ढोल लेके आए और चिमटा, और मुझे याद है जब अनाउंस होता था 91 में, तो ये पहले तो मैंने कहा ना कॉर्डलेस माइक इनका लग जाता था, फिर ये आते थे और ढोलक वाला पहले आता था, और जब वो बीट बजती थी तो वो मेरे रोंगटे खड़े हुए। वो एक अलग ही समा आपके आज भी होता है, आज भी वही है। क्या ढोल क्या सोच के लाए थे आप? यही था कि यार थोड़ी सी ना रिदम, जो लोग ड्रम पे नाचते हैं, डांस करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए रिदम थोड़ा सा ना। ये ढोल की जो साउंड है ना, ये एक डिफरेंट है। मैंने कहा पॉप, गिटार, ड्रम, इलेक्ट्रिक ड्रम, और ये जब ढोल मिक्स होगा एक नया होगा कुछ। हमने इसका एक्सपीरियंस तो नहीं था कि क्या होने वाला है स्टेज का, लेकिन वो धमाका हो गया। हाँ, मगर मैंने कहा ये करके देखो। वही मैंने कहा यार करो। स्टेज पे जब किया पहला ही शो, तो लोगों को ये हो गया था कि ये क्या साउंड है। वो इतना हिट हुआ। अच्छा, एक अच्छी बात ये थी लोगों के अंदर, पहले लोग, अब वो लोगों को ये था कि यार ये तो अब हिट हो गया है, ढोल शोल ये वो, मगर लोगों को थोड़ी सी वो लगती थी यार हम लगेगा हम इसकी चीटिंग कर रहे हैं, हम इसकी कॉपी कर रहे हैं। तो लोगों में थोड़ा सी खुददारी थोड़ी सी थी, वो लाया नहीं कोई। 20 साल तक मैं अकेला था, कोई नहीं लाया। अब आप ये देखें, हर आर्टिस्ट, पाकिस्तान का हर एक आर्टिस्ट, हर एक कमाल, इवन ये कि जो गज़ल, मैंने कुछ ऐसे ही देखे, गज़ल गाने वाली होती है ना कुछ ख़वातीन या मर्द, वो तक साइड में ढोल लगा के बैठे होते हैं। कुछ गाने हम ऐसे भी गाएंगे जिसपे ढोल बजेगा। तो आप इतना ट्रेंड आपने सेट कर दिया हर चीज़ का, ग्लासेस का, इसका ढोल का, रिमिक्स का, पता नहीं पब्लिक में, ऑडियंस में जाने का, ऑडियंस को गवाने का। सलीम भाई, कभी कोई लड़की नहीं मरी? बहुत सारी लड़कियां मरी हैं। हाँ, नहीं मतलब तो चलो वो तो मर गई ना। हाँ। आप कोई लड़की रोज़ मर रही, कोई लड़की। अच्छा, आप कुछ वो कहना चाह रहे हैं? किसी ने कोई, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप मोहब्बत देखने कहाँ जाते हैं? मतलब मोहब्बत को कैसे देखते हैं आप? अब मैं आपका सवाल ये क्या, कोई लड़कियां मरी, मतलब फिदा हो जाना, फिदा हो जाना। सलीम जावेद, ओ माय गॉड, वाह क्या सीन है। ऐसा बहुत कुछ हुआ है कि थोड़ा सा एक आध कोई, बहुत सारे किस्से हैं। मैं अभी यहाँ से घर भी जाऊँगा तो वापस यादाश बेगम ने बड़े दुख देखे हैं। यानी दुख इस शक्ल में कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मगर जाहिर सी बात है कि औरत जो है ना, देखो मैं एक चीज़ कहता हूँ कि औरत ना हर चीज़ बर्दाश्त कर लेगी, शेयरिंग बर्दाश्त नहीं करेगी अपने। वो तो ऑब्वियस सी बात है। ये इसके अंदर एक आर्टिस्ट है, हाँ, और वो एक सुपरस्टार है। अब उस पर मर्द भी मर रहे हैं, खवातीन भी मर रही, लड़के सभी। तो ऐसे ही कभी कोई सीरियस हो गई हो? सीरियस है, बहुत सारी लड़कियां घर पे आई हैं। हाँ। आ जाती थी बेचारी, मेरी वाइफ ही उनको डील करती वो तो सो रहे हैं, आप कहाँ? नहीं, आप जाएं घर पे, वो तो मैं आ गई हूँ।
एक तो आ गई थी कि पंजाब के पता नहीं कहाँ से, अच्छा। अब मैं आ गया हूँ और मेरा कमरा तैयार कर दूँ। हाँ कसम से भाई अच्छा। कह रही कमरा, हम तो हमारे दो बेड में हम कहाँ से कमरा लाएं? कह रहे बड़ा कमरे लेंगे तो बुलाएंगे। सब फुल हुए हैं। कह रहे नहीं मैं एडजस्ट कर लूँगी, मैं तो आ गई हूँ बस। पागल उन्हें- है नहीं। वो ऐसे ही होता है। देखें, मोहब्बत एक अजीब सी चीज होती है, किसी से Craze, हो जाती है craze, तो वो उसको उस craze। टाइम उसको होश नहीं रहता उस Of चीज का कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, आर्टिस्ट को क्या शादी- गलत कर रहा हूँ। आर्टिस्ट को शादी करनी चाहिए। आर्टिस्ट को शादी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। आर्टिस्ट इंसान नहीं है क्या? नहीं मतलब बहुत सारे आर्टिस्टों को शादी के बाद फैन फॉलोइंग कम होते देखी। नहीं होती है। शाहरुख खान की तो नहीं हुई, मतलब शाहरुख खान तो आमिर खान की तो नहीं हुई, हाँ उनके तो बच्चों की शादियां हो गई लेते हैं। भी तो 8-8 करोड़ रुपए है ना। भाई जितने करोड़ हैं इससे कोई ताल्लुक नहीं आता। ये किसी ज़माने में तो आप कह सकते हैं ख़वातीन के लिए ये है कि अगर उनकी शादी हो जाती है ना तो थोड़ी सी उनकी होती है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। मतलब आपको फैन फॉलोइंग है वो ऑफकोर्स आज भी है, लेकिन मर्द मतलब के लिए पागलपन थोड़ा सा कहते इतना हैं। असर नहीं पड़ता, मगर औरतों के लिए पड़ता है। ख़वातीन जो फीमेल हमारी आर्टिस्ट होती हैं उनकी कम हो जाती है। देखें आपको बावफा बीवी मिली, आपको माशाल्लाह बादब बच्चे शुक्र दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। औलाद नरीना दी आपको। शुक्र। आपका बेटा माशाल्लाह वेल सेटल्ड है कनाडा में, Yes। और वो भी बहुत अच्छा म्यूजिशियन है। उसको तो हम जोजी के नाम से जानते हैं, लेकिन वो बिल्कुल सलीम जावेद 2 है वो, ऐसे ही है वो। और इन्होंने उसको सिखाया, पढ़ा लिखा लड़का है माशाल्लाह। अच्छा, आपके अपने गाए हुए गाने मकबूलियत को पहुँचे, लेकिन जो आपने ट्रिब्यूट दिए ना वो ज़्यादा मकबूलियत पे पहुँचे। यस। मेहदी हसन साहब का जो गाया आपने एक बार चले आओ, उसके आपने धुन बदल दी, उस गाने के मतलब दिन ही फिर गए एक अजीब तरह से, लोगों में मकबूल हो गया वो एक मेहदी हसन खान साहब को आपने ट्रिब्यूट दिया था। मेरा काफ़ी गाने हैं। एक लाइन अगर उसकी तो एक बार चले आओ, वो ट्रिब्यूट हमारी नज़र भी कर दें हमारे पॉडकास्ट मैं की तरफ से। एक लाइन सुनाता हूँ, हालांकि माहौल थोड़ा सा कुछ और हो गया है। मैं एक लाइन सुनाता हूँ और ये गाना मैं बता भी दूँ कि हम रीडू कर रहे हैं, इसको बन चुका है, रिकॉर्ड हो चुका है, गा चुके हैं। बहुत जल्द इसको एक नए म्यूजिक अभी के रिलीज साथ नहीं हुआ है। नहीं रिलीज नहीं हुआ है। ओके। फिर तुमको बुलाए तो तुम शौक से मत आना, एक बार चले आओ फिर आके चले जाना। फिर तुमको बुलाए तो तुम शौक से मत आना, एक बार चले आओ फिर आके चले जाना। अच्छे दिनों एक बार चले आओ फिर आके चले जाना। मेरे मुल्क को अल्लाह ताला दोबारा से वही अच्छे दिन दिखाए जब दूसरे ममालिक हमसे कर्जा लेते थे। अपने कल्चर को जो कौमें नहीं भूलती, अपने कल्चरल एम्बेसडर्स को जो नहीं भूलती, जो जिला बख्शती रहती हैं, उनको पूरी दुनिया की कौमें नहीं भूलती। वो क्या दिन था सलीम भाई, वो अफसोस के साथ याद कर रहा हूँ, क्योंकि हम तो अखबार में पढ़ रहे थे, हमें तो नहीं पता था। वो जो फायर हुआ था, आप परफॉर्म कर रहे थे एक तालीमी इदारे में, और क्या था वो मामला, क्या कुछ पता चला आज तक कि वो कैसे पता चला भी नहीं भी चला। कॉलेज का कॉन्सर्ट था। क्योंकि देखें आपका दुश्मन तो कोई नहीं हो सकता, हमारा आपका दुश्मन, हाँ। हमारे आपके दुश्मनी का कोई ताल्लुक नहीं। देखिए दुश्मन नहीं होते मगर हासिद हासिद ज़रूर होते हैं। दुश्मन नहीं होते, हासिद होते हैं, और नज़रें बद भी होती है। ये वो दौर था जब ये आपके एल्बम्स आ चुके थे, आ चुके हिट हो थे, चुके 3 थे। एल्बम आ चुके थे। मेरा लास्ट वो एल्बम, चौथा एल्बम आया था जिसमें अस्सलामु अलैकुम गाना था। मतलब परफॉर्म करते हुए ये वाक़या। हाँ, जब मैं परफॉर्म कर रहा था, जैसे ही मेरी परफॉर्मेंस ख़त्म हुई है, मैं जब स्टेज से बस ऐसे ही पीछे हटने लगा तो स्टेज कोई एक साहब लड़के को, यार हम हमारे साथ एक तस्वीर बना ले। मैंने कहा नीचे, नहीं यहाँ बना ले। तो मैं तस्वीर जैसे ही बनाने लगा तो एक फायर हुआ। तो मैंने वो जो अशरफ शराजी साहब थे, वो जो कोरियोग्राफर थे हमारे फिल्म इंडस्ट्री के, वो स्टेज पे आ गए थे साथ, तो मुझे लेने के लिए। तो मैंने कहा देखें खान साहब, देखें जैसी आवाज़ आई मुझे लगा कि जिससे मुझे लगी गोली। अच्छा, मैं क्योंकि इतना परफॉर्म करने के बाद ब्लड मेरा इतना हीट हुई थी, मुझे महसूस नहीं हुआ कि लोगों को लगता है ना फिल्मों में गोली लगी तो उछल वहाँ गया, ऐसा कुछ नहीं सीन होता। तो उन्होंने जब इधर देखा तो मैंने वाइट कपड़े पहने हुए थे और ब्लीडिंग जा रही थी कि कहने लगे ये क्या है। फिर मुझे लगा कि ये मुझे लगी है। तो मैंने वो जैसी बटन उन्होंने मेरे ऐसे खोले
तो यहाँ इधर फायर हुआ था, यहाँ लगा था मेरे पेट पे। हाँ पेट पे। हाँ, तो सुराख हुआ था, तो ब्लडिंग यहाँ से हो रही थी। वो उन्होंने ऐसे हाथ, और वो शोर मच गया, मुझे ऐसे ही लेके उन्होंने लड़के, मुझे वो बराबर में, नसीब इतना अच्छा था, मैं सिविल हॉस्पिटल बराबर में ही था, बस लड़के वहाँ लेके आए मुझे, वो किसी तरह किसी भी गाड़ी में डाल के। जब आया हूँ इमरजेंसी के अंदर, वैसे वो 2 दिन थोड़े मुश्किल थे, फिर उसके बाद थोड़े से, वैसे तो मुश्किल वो 6 महीने थोड़े से टफ गुजारे। लेकिन फिर उस हादसे के बाद कहते हैं मिठाई की दुकान जल जाने के बाद ज़्यादा चलती है, यस, घर लुट जाने के बाद ज़्यादा फलता है। लोगों को मोहब्बत हो गई थी, लोगों को मोहब्बत मैंने तो पहले भी थी। हाँ, मैंने अस्पताल के अंदर, यानी वहाँ पे सिक्योरिटी, इतने लोग आते थे कि शायद इतने लोग तो कॉन्सर्ट पे ही नहीं होते थे उस दौरान, और इतने रोज़ कोई 4-5 हज़ार लोग अस्पताल आते थे। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। तो बस वो एक बहुत, कभी कभी होते हैं, कभी कभी आपको अल्लाह कुछ दिखाना बताना भी चाहते हैं हाँ, कि तुम, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, साथ भी हो, और तुम जा भी सकते थे। मैंने रखा है। मैं रखा है तो तुम, बच्चों ने आना था, बच्चों ने तरबियत पानी थी, हाँ, आपको खुशियाँ देखनी थी, ऑफ कोर्स। नहीं, वो कुछ मैसेज देते हैं अल्लाह कि अब ज़िंदगी है ना, तो इस ज़िंदगी को अच्छे वाले कामों में भी लगाओ, मदद में भी लगाओ लोगों की। वैसा 2-4 चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, मैं मगर हर उस चीज़ के बाद मुझे लगता है कि अल्लाह बताते हैं कि थोड़ा सा और सही हो जाओ। अल्लाह ताला ने इनको रूहानियत भी दी हुई है। ये बहुत, रूहानियत से मुराद, एक तो माशाल्लाह मैंने इनको हमेशा कभी इनके नमाज क़ज़ा नहीं होते देखी, नमाज पाबंदी से। इन्होंने एक दफ़ा मुझे कहा था ज़िंदगी में, शायद आपको याद भी नहीं होगा, कि बेटा अगर तू नहीं पढ़ सकता नमाज, सिर्फ मगरिब की नमाज़ पढ़ लिया करो, सारी नमाज़ें खुद ही शुरू हो जाएंगी। वो दिन है, आज का दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज से मैं रहता हूँ, वज़ू से मैं रहता हूँ। अच्छा, ये आप, अल्लाह आपको इसका अजीर अज़ीम। नहीं, ये होना चाहिए ना। मैंने आपको कहा, आप आगे कहोगे ये हम पे, हमारे लिए हुक्म आया है, बेशक ये हमें हुक्म मिला है कि तुमने ये करना है। ठीक, मैसेज दीजिएगा अपना। मैसेज तो ये है कि मैंने एक चीज़, मेरी वालदा, दोनों ही नहीं है, वालिद वालदा दोनों दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, तमाम वालिदैन की बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए उम्मत मुस्लिमा की। मगर जब माँ बाप आपके ज़िंदा होते हैं, आप उनकी कदर तो करते हो, मोहब्बत भी करते हो, मगर आपको उस टाइम उनका एहसास नहीं होता। जब वो दुनिया से चले जाते हैं तब पता चलता है कि जब हमारी माँ हमसे कहती है ना, बेटा मैं तेरे लिए बहुत दुआ करती हूँ, तो आप उसको जी जी शुक्रिया माँ ये कह के निकल जाते हो, मगर आपको उसका अंदाज़ा नहीं होता कि वो दुआ आपको लगी है। जब माँ चली गई, बाप चले गए दुनिया से, उसके बाद पता चलता है कि यार मेरे साथ तो ये सारी जो बलाएँ लग गई हैं, ये तो उस टाइम तो कुछ भी नहीं थी, वो उन दुआओं की वजह से थी। और मेरी वालदा एक चीज़ मुझे कह के गई थी, मैं ये बहुत सीरियस और अहम मैसेज मैं दे रहा हूँ, मैंने कभी भी नहीं दिया ये बात ना। मेरी वालदा पूरी ज़िंदगी मुझे कहती रही जब हयात थी कि बेटा तू तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ा कर, तू तर्जुमा पढ़ कुरान का ना, उर्दू में पढ़ा कर, कुरान को उर्दू में पढ़, तू नमाज़ पढ़ता है, सब कुछ अच्छे काम करता है, तू कुरान पढ़ उर्दू में, और तुझे जब पता चलेगा। और मैंने उनके हाँ जी जी अम्मी जी अम्मी जी अम्मी अम्मी में करके वो हो गया। अब वो दुनिया से चली गई, उसके बाद वो मुझे याद आने लगी, तो अल्लाह करीम ने मुझ पर रहमत की कि 3-4 साल हो गए मैंने कुरान उर्दू में पढ़ना शुरू किया। फैसल यकीन करो, जब उर्दू में मैं जब कुरान पढ़ता हूँ ना, मैं कभी कभी कुछ मफ़हूम ऐसे आते हैं कुरान के अंदर, तर्जुमा कुछ ऐसा आता है उसका जवाब मिल कि मैं, अल्लाह की बात कर रहे होते हैं आपसे, मैं ज़ारो कतार रो रहा होता हूँ, कभी इतना रोता हूँ कि हिचकी बन जाती है। जो आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं वो आपके वालिदैन होते हैं, जो आपकी खुशी पे सबसे ज़्यादा खुश होते हैं जी, और हम सबसे ज़्यादा दुख उन्हें ही पहुँचाते हैं। बेशक कि सभी नहीं, सब अच्छे भी हैं, मगर कहीं कहीं ये हो रहा है, जो ट्रेंड चेंज हो गया है। अगर कुछ करना है ज़िंदगी में, वो जब चले गए तो फिर रोते रहोगे, फिर कुछ नहीं होगा। उनके लिए उनकी ज़िंदगी में करो जो कुछ कर सकते हो ना। बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा अब आ गया, बहुत कुछ आ गया, मगर वो वालिदैन के काम नहीं आया। जब वालिदैन के काम वो जो चीज़ ना आए तो वो बेकार है ना। तो वालिदैन के काम आए, आप देखिएगा, आप वालिदैन के काम करें, बस अल्लाह आपके काम करेगा। सलीम जावेद का ये मैसेज है कि तुम करो मेहरबानी, ये अल्लाह ताला का फरमान भी है, करो मेहरबानी
तो महले ज़मीं पर खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। माँ बाप के साए और माँ बाप की खिदमत के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। ये घर बैठे जन्नत है और कंफर्म जन्नत है। आपकी तशरीफ़ आवरी का, तवज्जे का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।